इंडिया के अंदर जिस प्रकार से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का राइज हुआ वो आज तक भी अनबिलीवेबल लगता है। फॉर एग्जांपल अगर आज की बात करें तो लगभग 12% जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है दैट कम्स फ्रॉम डिजिटल इकोनॉमी। अगर डिजिटल इकोनॉमी की बात करें या फिर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जिस प्रकार से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का राइज हुआ उसी प्रकार से चैलेंजेस भी बढ़ते रहे और उन चैलेंजेस के साथ साथ अपने गवर्नेंस मैकेनिज्म को शेप करने की कोशिश भी करी गई। आज की इस वीडियो में वी विल टॉक अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ आईटी रूल्स, आईटी एक्ट। किस प्रकार से इनिशियली जब 2000 साल के अंदर इन द ईयर 2000 जब आईटी एक्ट बना उस समय पर कैसा माइंडसेट था, क्या रिक्वायरमेंट्स थी, उन रिक्वायरमेंट्स को किस तरह से आईटी एक्ट ने पूरा किया और ग्रेजुअली धीरे धीरे जैसे जैसे नए नए चैलेंजेस आए हमने किस प्रकार से आईटी एक्ट को चेंज किया, क्या क्या नई एडिशन सब्ट्रैक्शन उसके अंदर देखी गई। सो इन दिस वीडियो वी विल talk about the journey of IT Act from the very beginning, that is the year 2000 till the point that we are sitting today, right? हम 2026 तक जो recent अभी IT amendments हुई हैं, IT rules नए आए हैं, हम वहां तक पूरी जर्नी को समझने की कोशिश करेंगे। कैसे कैसे कब कब किस मोड़ के ऊपर क्या क्या चैलेंजेस आए और IT एक्ट को किस तरीके से इतना रोबस्ट बनाया गया कि हर समय पर whenever changes were required amendments की गई, नए नए चेंजेस, नई नई एडिशंस और कुछ समय पर कुछ सब्ट्रैक्शंस भी करी गई IT एक्ट में। If you look at IT Act, currently IT Act is the most important act in India with respect to its digital governance. Digital governance की बात करें तो चाहे वो टेररिज्म का मुद्दा हो, चाहे वो साइबर क्राइम का मुद्दा हो, चाहे वो किसी भी फ्रॉड की तरह का मुद्दा हो, चाहे वो वेडिंग कार्ड स्कैम का मुद्दा हो, चाहे वो फिशिंग का मुद्दा हो, ये सब चीजें हम कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ आईटी एक्ट। चाहे आपका कोई पासवर्ड चोरी करे, आपका डेटा चुराने की कोशिश करे या आपके डिजिटल डिवाइस को मिसयूज करने की कोशिश करे, एवरीथिंग इज मैनेज्ड विद द हेल्प ऑफ आईटी एक्ट। तो बहुत पावरफुल एक्ट है और इस पावरफुल एक्ट को समझने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। एज मोस्ट ऑफ यू वुड बी नोइंग, आईटी एक्ट इनिशियली केम इन द ईयर 2000। 2000 साल के अंदर ही आईटी एक्ट आ गया था। विद द राइज ऑफ आईटी इन इंडिया इस एक्ट की जरूरत पड़ने लगी क्योंकि ये एक की एनेबलर था। उस समय पर बहुत सारी चीजें डिजिटली होने लग गई थी। डिजिटल सिग्नेचर्स की लोग बात करने लग गए थे, ईमेल्स को एज लीगल डॉक्यूमेंट यूज करने की लोग बात करने लग गए थे। तो एक ऐसे एक्ट की, एक ऐसे गवर्नेंस मॉडल की रिक्वायरमेंट थी जो सरकार को गाइड करे, जो लोगों को गाइड करे, लोगों को प्रोटेक्ट करे, सेफगार्ड करे, बिजनेसेस को सेफगार्ड करे। तो उस समय पर इन द ईयर 2000 आईटी एक्ट वाज ब्रॉट इनटू प्लेस। बट आईटी एक्ट के अंदर टाइम एंड अगेन वी हैव विटनेस्ड चेंजेस। इन द ईयर 2000 The requirements were something else. Hence, अगर आप IT एक्ट पढ़ेंगे 2000 का तो वो पुराना एक्ट बहुत ज्यादा आज की डेट में यूज नहीं हो पाया, इसलिए उसके अंदर रेगुलरली चेंजेस आए। जैसे कि अमेंडमेंट हुई 2008 के अंदर, फिर 2015 के अंदर एक फेमस जजमेंट हुई, फिर उसके बाद 2021 में गाइडलाइंस आई, फिर 2023 में और गाइडलाइंस आई स्पेसिफिकली गेमिंग एप्लीकेशंस के लिए। और अब रिसेंटली कुछ हफ्तों पहले ही हमने देखा कि आईटी रूल्स या फिर आईटी अमेंडमेंट 2026 में भी आई। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो कि कब कब कैसे कैसे चेंजेस हमें देखने को मिले और उनका इंपैक्ट डिजिटल गवर्नेंस पे कैसा रहा है। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल आपका हो, कोई भी ऐसी चीज जो आप चाहते हो मैं अगली वीडियो में कवर करूं, तो आप अपने कमेंट्स छोड़ सकते हैं। आई विल लुक एट दोस कमेंट्स एंड वी विल टॉक अबाउट ऑल द थिंग्स दैट यू वांट मी टू कवर। अब बात करते हैं इनिशियली इन द वेरी फर्स्ट फेज ऑफ गवर्नेंस, डिजिटल गवर्नेंस। सबसे पहले आया 2000 के अंदर आईटी एक्ट। अब आईटी एक्ट जब आया इनिशियली तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी? इसकी रिक्वायरमेंट थी कि दुनिया भर के अंदर आईटी की पेनिट्रेशन हो रही थी, ई कॉमर्स जैसे प्लेटफॉर्म्स बन रहे थे। अब जो शॉपिंग थी वो ऑनलाइन पर शिफ्ट होने लगी थी। इसका मतलब ऑनलाइन शॉपिंग होगी तो ऑनलाइन फाइनेंसिंग भी होगी, ऑनलाइन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी होंगे, ऑनलाइन पेमेंट्स भी कैप्चर करनी होंगी। और अगर ऑनलाइन पेमेंट्स होंगी तो जो भी थेफ्ट होगा, जो भी फ्रॉड होगा, वो भी कहीं ना कहीं इन प्ले होगा। तो इनिशियल जो फाउंडेशन थी आईटी एक्ट की, उसके अंदर द मेजर फाउंडेशनल आइडिया वाज कि हम एनेबल तो करें। ऐसा नहीं हो सकता ना कि हमें अगर आईटी एक्ट में दिख रहा है कि लोग आईटी को यूज करेंगे तो अगर वहां पर चोरी हो सकती है तो हम बंद ही कर दें आईटी यूज करना। तो ऐसा नहीं करना चाहती थी सरकार। गवर्नमेंट वांटेड टू एनेबल कि ई कॉमर्स चले,
ई कॉमर्स के अंदर कुछ चीजें लीगलाइज तरीके से कैरी आउट करी जाएं, बट वाइल मैनेजिंग इट लीगली इट शुड ऑल्सो बी प्रोवाइडिंग सर्टन सेफगार्ड्स। क्योंकि अगर सेफगार्ड्स नहीं होंगे तो आपके मेरे जैसे कंज्यूमर जो होंगे वो ट्रस्ट क्यों करेंगे ऐसी वेबसाइट्स को। तो एक ऐसा मैकेनिज्म चाहिए था जिस मैकेनिज्म के थ्रू आपके और मेरे जैसे लोग ऑनलाइन स्पेस को ट्रस्ट कर सके, कुछ ऑर्डर करना हो तो कुछ ऑर्डर कर सके, अगर हमारे साथ कोई फ्रॉड हो तो सरकार किसी तरह से हमें प्रोटेक्शन दे सके, हमारी कोई सुनवाई हो सके, कहीं पे हमारी कंप्लेंट दर्ज हो सके। तो आईटी एक्ट का जो इनिशियल फेज था दैट वाज द फाउंडेशनल फेज। बट फाउंडेशनल फेज में एक चीज बड़ी क्लियर हो गई थी कि अगर अभी फाउंडेशनल फेज में और रोबस्ट एक्ट बनाएंगे तो उससे ऐसा भी हो सकता है कि अगर कंपनीज के लिए बहुत रोबस्ट चीजें बोल दें तो कंपनीज यहां पर आकर अपना काम करने से ही डर जाएं और इंडिया के अंदर वो पेनिट्रेशन रुक ही जाए। तो वाइल वी वर ट्राइंग टू मैनेज द पेनिट्रेशन ऑफ आईटी, हम कोशिश ये भी कर रहे थे कि सबको अकोमोडेट भी कर लें। जैसे ही 2000 साल के अंदर ये फाउंडेशनल एक्ट रखा गया, बहुत सारे भारी मात्रा में आईटी जो था वो यूज होना शुरू हुआ, ई कॉमर्स यूज होना शुरू हुआ, और जैसे ही ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस बढ़ने लगी, ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस के साथ साथ अगर आप देखें तो साइबर फ्रॉड भी बढ़ने लगा। और साइबर फ्रॉड इस प्रकार से बढ़ने लगा कि गवर्नमेंट फेल्ट अनप्रिपेयर्ड, कि हम तो प्रिपेयर्ड ही नहीं थे, इस तरीके के इस तरह के प्रॉब्लम्स आने लगे, हमें तो समझ में ही नहीं आया। इफ यू रिमेंबर 2008 के अंदर 26/11 अटैक हुआ था मुंबई में। ड्यूरिंग दैट टाइम ऑल्सो गवर्नमेंट फेल्ट कि हम हर जगह और काम करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हमने 2008 में 26/11 में देखा कि हमारी मैरिटाइम सिक्योरिटी वीक है, उसी समय पर गवर्नमेंट ने यह भी रियलाइज किया कि इवन हमारी साइबर सिक्योरिटी वीक है। सो जैसे ही वो अंडरस्टैंडिंग्स हुई, साइबर फ्रॉड का बढ़ता हुआ काम देखने को मिला, साइबर टेररिज्म जैसे इश्यूज देखने को मिले, तो सरकार ने 2008 में थोड़ा सा ज्यादा इंप्रूवमेंट्स करने की कोशिश करी। 2008 में अमेंडमेंट लेकर आई सरकार और काफी इंपॉर्टेंट बातें जो थी इस पर्टिकुलर पीरियड में करी गई। वी विल टॉक अबाउट दैट इन डिटेल। 2008 के बाद जो भारी मात्रा में चेंजेस आए, जो कि रेवोल्यूशनरी चेंजेस थे, वो हमें देखने को मिले 2021 में। 2021 में कुछ नए शब्द इंट्रोड्यूस हुए, कुछ चीजें हैं जो शायद आपको ना पता हो, उनके बारे में भी मैं चर्चा करना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल, जो सेकंड फेज माना जाता है, सेकंड फेज में 2021 में जो बात हुई, वो बात हुई अकाउंटेबिलिटी की, कि इनिशियली तो हमने सिर्फ एनेबल किया, बट सेकंड फेज में हमने अकाउंटेबिलिटी डिमांड करी। क्यों अकाउंटेबिलिटी डिमांड करी? जैसे ही 2008 के बाद 2021 की बात हुई तो यहां पर सोशल मीडिया काफी बड़ा हो चुका था, राइट? प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, ये बहुत भारी भरकम प्लेटफॉर्म्स बन चुके थे और इनको अकाउंटेबल बनाने की कोशिश सरकार करना चाह रही थी। बहुत सारी ऐसी फेक न्यूज थी, बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन थी, लोग किसी की भी मॉफ्ड पिक्चर डाल रहे थे, लोग किसी की भी कोई प्राइवेट इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन शेयर कर रहे थे। तो बहुत अलग अलग तरह के चैलेंजेस सरकार फेस कर रही थी। तो अकाउंटेबिलिटी की बात सरकार ने 2021 में करनी शुरू करी और 2021 के बाद जो रीसेंट अब 2023 और 26 का फेज आया है, यहां पे सरकार और भी ज्यादा नए नए चैलेंजेस को फेस कर रही है और उस अकॉर्डिंगली अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को या आईटी गवर्नेंस मॉडल को रीशेप कर रही है। फॉर एग्जांपल, करंट चैलेंजेस में चैलेंजेस कैसे हैं? चैलेंजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैलेंजेस ऑफ डीप फेक्स, ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी पिक्चर, ऐसी वीडियो जो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती, कंप्लीटली एआई ड्रिवन या एआई मेड पिक्चर या वीडियो है। तो ये जो चैलेंजेस हैं, ये ऑल द टाइम इवॉल्विंग चैलेंजेस रहे हैं और इनके साथ साथ हमारे जो गवर्नेंस मैकेनिज्म है, ये भी हमें चेंज होते हुए दिखे हैं। बाय द वे, दिस पीपीटी दैट आई विल बी यूजिंग, ये पीपीटी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल पे सिंपली कनेक्ट हो सकते हैं और वहां से ये पीपीटी डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनिशियल चीजों से। देखो, अगर मैं आपके साथ बहुत शॉर्ट में बात करूं तो हमने बात किस किस की करनी है? वी विल टॉक अबाउट द ईयर 2000, क्योंकि ये फाउंडेशनल ईयर था, तो यहां पर फाउंडेशन ले हुई है। फाउंडेशन ले होने के बाद जो सिग्निफिकेंट चेंजेस आए हैं वो आए हैं 2008 में। 2008 के बाद 2015 में बड़ा इंपॉर्टेंट श्रेया सिंघल केस हुआ था, उसके बारे में बात करनी चाहिए। वी विल टॉक अबाउट दैट। फिर 2021 वी विल टॉक अबाउट व्हाट रियली हैपेंड इन 2021, देन 2023 एंड देन फ्रॉम 2023 वी कैन मूव टू 2026। आई ऑलवेज कीप टेलिंग दिस इन माई क्लासेस कि ये एवर इवॉल्विंग ही है, ये कहानी यहां पर नहीं रुकी है। जिस तरह से अभी भी चैलेंजेस बढ़ते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे, आपको और ज्यादा एवोल्यूशन और ज्यादा अमेंडमेंट्स देखने को मिलेंगी। तो इन सबके बारे में हमने बातचीत करनी है। नाउ वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द वेरी बेसिक कि आईटी एक्ट 2000 में, फाउंडेशनल एक्ट में क्या काम था, क्या एम था, क्या ऑब्जेक्टिव था। सो ऑब्जेक्टिव और द प्राइमरी गोल हैज बीन क्लियरली मेंशन्ड। ऑब्जेक्टिव वाज टू एनेबल ई कॉमर्स।
ई कॉमर्स की दुनिया को ओपन किया जाए, लोग ट्रस्ट करें, लोग ऑनलाइन परचेजेस करें, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो। ये फेज 1 था, बहुत सिंपल सा टास्क था। इसको एनेबल करवाने के लिए, बिजनेस हो सके उसके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए आईटी एक्ट रखा गया, राइट। तो आईटी एक्ट ने क्या क्या किया? पहली बात तो लीगल रिकॉग्निशन ऑफ ई रिकॉर्ड्स। जितने भी ई रिकॉर्ड्स हैं उनको लीगल रिकॉग्निशन दी कि ई रिकॉर्ड्स जैसे कि ईमेल्स, जैसे कि डिजिटल सिग्नेचर, ये भी सरकार जजमेंट्स के थ्रू या जहां पर भी कोई प्रॉब्लम हो, ईमेल आए, दैट कैन बी यूज्ड एज अ लीगल डॉक्यूमेंट। उसके अलावा गवर्नेंस स्ट्रक्चर की बात करी, कंट्रोलर फॉर सर्टिफाइंग अथॉरिटीज एंड साइबर एपिलेट ट्राइब्यूनल। किसी के साथ कोई धक्का हो, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो, तो वो कहीं जाकर अपनी जो गुहार है वो लगा सके, कंप्लेंट दर्ज करवा सके। फर्स्ट साइबर ऑफेंसेस, जैसे कि उस टाइम पे बहुत ज्यादा साइबर ऑफेंस होता नहीं था, तो जिस तरह के नए नए साइबर ऑफेंस उस समय पर पता थे, उन सबको डाला गया और उन सबको पनिशेबल ऑफेंसेस की लिस्ट में, कैटेगरी में डाल दिया। तो बेसिक पेनल्टीज क्या होंगी, कितने साल की इंप्रिजनमेंट होगी, क्या फाइन होगा, वो सब चीजें जो है यहां पर डाल दी गई। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के पास किसी का पासवर्ड चला जाए या फिर किसी तरह से वो पासवर्ड ले लिया जाए और उसके सिस्टम में एंट्री करके डेटा चुराया जाए, पर्सनल इंफॉर्मेशन चुराई जाए, उसके लिए क्या बेसिक पेनल्टी होगी। सो आईटी एक्ट इनिशियली बहुत बेसिक लेवल की बातें किया करता था, बट ग्रेजुअली इवॉल्व होने लगा, ग्रेजुअली चीजें चेंज होने लगी। 2008 के आते आते, एज आई वॉज टेलिंग यू, जो साइबर क्राइम था या फिर जो साइबर फ्रॉड था, साइबर फ्रॉड काफी ज्यादा रेगुलरली देखने को मिल रहा था और इंस्टेंसेस बढ़ चुके थे। और सरकार ने अपने आप को यह भी पाया कि सरकार थोड़ा सा अनप्रिपेयर्ड भी थी। तो फिलॉसफी में हमें शिफ्ट देखने को मिलता है, एनेबलिंग आईटी से, जो हमने 2000 के अंदर देखा, एनेबलिंग आईटी से फिलॉसफी शिफ्ट हुई टुवर्ड्स साइबर सिक्योरिटी। क्यों? क्योंकि फ्रॉड बढ़ने लगा। और इस केस में, इस समय पर फ्रॉड सिर्फ एक तरह का नहीं था, मल्टीपल सेक्शंस वर इंट्रोड्यूस्ड। कुछ सेक्शंस के आपको यहां पर नाम भी दिख रहे हैं, जैसे कि सेक्शन 66F was introduced in 2008। 2008 में कब किया गया? इमीडिएटली आफ्टर 26/11 अटैक्स ऑफ मुंबई। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेक्शन 66F यहां पर डाला गया, मल्टीपल सेक्शंस लाइक सेक्शन 66C, जिसके अंदर बेसिकली पासवर्ड थेफ्ट को डाला गया, जिसके अंदर बेसिकली सिग्नेचर को डाला गया, आइडेंटिटी थेफ्ट को डाला गया, वो भी यहां पर ऐड कर दिया। सिर्फ सेक्शन 66C नहीं, सेक्शन 66D के अंदर जितना भी ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा था उस को भी यहां पर ऐड कर दिया गया। ऑनलाइन फ्रॉड की कैटेगरी बनाई गई कि अगर कोई फ्रॉड करेगा, अगर कोई फिशिंग करेगा, वो भी पनिशेबल होगा। तो आईटी एक्ट को और रोबस्ट बनाया। सो आईटी एक्ट इनिशियली एनेबलिंग से साइबर सिक्योरिटी प्रोविजन भी डील करने लगा। सेक्शन 66E यहां पर ऐड कर दिया गया, जहां पर बेसिकली अगर कोई भी किसी की प्राइवेट इमेजेस को शेयर करे वो भी पनिशेबल होगा। तो प्राइवेट इमेजेस ना शेयर हो, इसलिए सेक्शन 66E ऐड कर दिया और इसी के साथ सेक्शन 66F ऐड कर दिया। और साइबर टेररिज्म एक तरह की टर्मिनोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया इंडिया के अंदर कि अगर साइबर स्पेस को यूज करके कोई टेरर एक्टिविटी करे या कोई प्रिपेयर करे या कोई रेडिकलाइज करने की कोशिश करे या कोई ऐसा आउटफिट जो अपने आइडियोलॉजी को इसके माध्यम से, साइबर स्पेस के माध्यम से फैलाने की कोशिश करे, हम वहां पर साइबर टेररिज्म के अंदर उसको समझ सकते हैं। सो चैलेंजेस बढ़ते रहे, इश्यूज डिफरेंट होते रहे, हेंस जो फिलॉसफी थी वो एनेबलिंग से साइबर सिक्योरिटी की तरफ मूव हो गई बाय 2008। तो डिमांड ही चेंज हो गई। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज करी, राइट। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या? सेक्शन 69 को इंट्रोड्यूस किया गया। सरकार ने बोला, देखिए ऑनलाइन लेवल के ऊपर सोशल मीडिया अब आना शुरू हो गया है, लोग ज्वाइन करने लग गए हैं और सोशल मीडिया इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कोई भी सोशल मीडिया को यूज कर सकता है, कोई भी अपने विचार वहां पर बता सकता है, अपनी चीजें शेयर कर सकता है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब भी कर सकता है। इन दैट केस गवर्नमेंट फेल्ट कि सेक्शन 69 हम ऐड करेंगे अगर हम देखना चाहें कि कोई क्या कर रहा है, उसकी ऑनलाइन एक्टिविटी कैसी है, कहीं वो एंटी इंडिया एक्टिविटी तो नहीं है, एक्सक्यूज मी। तो उन चीजों को देखने के लिए सरकार ने सेक्शन 69 को इंट्रोड्यूस किया, जिसकी मदद से दिस ग्रांटेड द गवर्नमेंट ऑल द पावर टू इंटरसेप्ट, मॉनिटर एंड लुक एट डिजिटल ट्रैफिक। क्या कौन कर रहा है, किस तरह की एक्टिविटी में कौन इन्वॉल्व है, किस तरह के लोगों से कौन बातचीत कर रहा है, उनके लिए सरकार ने सेक्शन 69 यहां पर ऐड कर दिया।
एक और काफी बार कंफ्यूजन होती है बच्चों में कि सेक्शन 79 क्या है, 69 क्या है। सो लेट मी क्लियर दैट कंफ्यूजन। सेक्शन 69 इज वेरी क्लियर। 69 के अंदर गवर्नमेंट के पास पावर है। गवर्नमेंट के पास पावर क्या है? गवर्नमेंट रेगुलरली चेक कर सकती है, देख सकती है, मॉनिटर कर सकती है। बट सेक्शन 79 इज समथिंग एल्स। इट इज फॉर इंटरमीडियरीज। जो इंटरमीडियरी ग्रुप्स हैं, फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, जैसे कि फेसबुक है, जैसे कि इंस्टाग्राम है, ये क्या है? ये है इंटरमीडियरीज। मतलब ये लोग एक्चुअली में अपने विचार नहीं सामने रखते। ये तो सिर्फ प्लेटफॉर्म्स हैं जिन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अगर मैं चाहूं तो मैं अपने विचार दे सकता हूं। तो इनको इंटरमीडियरी स्टेटस दिया सरकार ने कि जो भी कंपनी यहां पर काम करेगी, उस कंपनी अगर कोई ऑनलाइन स्पेस पे काम करेगी, उसको हम इंटरमीडियरी स्टेटस देंगे। तो सेक्शन 79 कब इंट्रोड्यूस हुआ? ये तो पहले ही इन द ईयर 2000 इटसेल्फ दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो ये तो क्लैरिटी थी कि सेक्शन 79 क्या है। अब सवाल ये उठ रहा था कि जो सेक्शन 79 है, जहां पर अगर किसी कंपनी को इंटरमीडियरी स्टेटस मिल जाए, फॉर एग्जांपल फेसबुक को इंटरमीडियरी स्टेटस मिल गया, तो क्या फेसबुक को भी सजा होगी अगर कोई एंटी इंडिया पोस्ट डली हो फेसबुक के ऊपर? तो इसकी क्लैरिटी दी गई कि फेसबुक के ऊपर कोई चार्ज नहीं बनता, फेसबुक की कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ एक इंटरमीडियरी है, वो तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है। तो फेसबुक की गलती नहीं होगी, बट फेसबुक को एक बेसिक सी ड्यू डिलिजेंस करनी होगी। ड्यू डिलिजेंस का मतलब अगर सरकार ने कुछ बोला करने को, तो बस फेसबुक वो करती रहे और इनका ये इंटरमीडियरी स्टेटस जो होगा वो मेंटेन रहेगा। इनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं, कोई भी किसी तरीके की पनिशमेंट लाइबिलिटी इनके ऊपर नहीं। इसको कई बार आप काफी जगह पढ़ते हैं, इसको सेफ हार्बर प्रोटेक्शन भी बोला जाता है। तो ये दो कीवर्ड्स हैं, आईटी एक्ट जब भी पढ़ते हैं तो इसमें कंफ्यूजन होने के चांसेस हैं, हेंस आई एम क्लियरिंग इट आउट। इंटरमीडियरी स्टेटस या फिर सेफ हार्बर प्रोटेक्शन comes under section 79 of IT Act, introduced in the year 2000 in the foundational year itself. 2008 में क्या क्या इंट्रोड्यूस हुआ? सेक्शन 69, सेक्शन 66A, 66D, E, F, C, मल्टीपल सेक्शंस वर इंट्रोड्यूस्ड। इसी समय पर इनफैक्ट हमने एक सेक्शन की बात नहीं करी, वो भी यहीं पे कर लेते हैं। इसी समय पर सेक्शन 66A भी पिक्चर में आया। सेक्शन 66A बेसिकली बोलता था कि अगर कोई भी किसी को ऑफेंसिव या फिर अनोइंग मैसेज भेजे, या फिर कोई ऐसी पोस्ट करे, या फिर कोई ऐसी पिक्चर या फिर कोई ऐसी वीडियो डाले जो कि ऑफेंसिव हो या किसी के लिए अनोइंग हो, तो आप जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं उस इंसान के खिलाफ। तो सेक्शन 66A बिकेम वेरी पॉपुलर। इसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे हम। सेक्शन 66A अभी आएगा। तो आई होप यहां तक आपको क्लैरिटी मिल गई है कि 2008 तक मल्टीपल चीजें ऐड हो चुकी थी, मल्टीपल सेक्शंस ऐड हो चुके थे। चाइल्ड पोर्नोग्राफी या फिर इंपर्सनेशन, आइडेंटिटी थेफ्ट, इन सब चीजों के कारण थोड़ा सा रोबस्ट हो चुका था साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। बट अभी भी बहुत सारी चीजें देखने को थी। अभी हम बात ही कर रहे थे कि सेक्शन 66 भी यहां पर ऐड हुआ था 2008 के अंदर। सो 2008 में हुआ क्या? सेक्शन 66A वॉज इंट्रोड्यूस्ड। सेक्शन 66A क्या बोलता था? अगर कोई भी किसी को ऑफेंसिव मैसेज या फिर मेनेसिंग मैसेज या फिर अनोइंग मैसेज भेजे थ्रू कम्युनिकेशन सर्विस, तो आप उस इंसान के अगेंस्ट कंप्लेंट दर्ज कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा रोकने की बात करी गई कि कोई भी अगर कुछ लिख रहा है, बोल रहा है, तो सोच समझ कर बोले। सरकार कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, हेंस ये चैलेंज हुआ सुप्रीम कोर्ट में। और मेजरली उसका कारण क्या है, उसकी बैकग्राउंड स्टोरी भी बताता हूं आपको। 2008 में जब ये इंट्रोड्यूस हुआ तो 2012 के अंदर बाल ठाकरे जी का जो था उनकी डेथ हुई, और उस समय पर मुंबई बंद में चला गया था। मतलब द सिटी वाज नॉट ऑपरेशनल एट दैट टाइम, एंड देयर वाज अ गर्ल जिन्होंने एक पोस्ट डाला फेसबुक के ऊपर, एंड शी सेड के शी ऑब्जेक्टेड द वेरी रीजन व्हाई द सिटी इज गोइंग अंडर क्लोजर जस्ट बिकॉज अ पॉलिटिकल लीडर इज नॉट देयर एनीमोर। तो जब उन्होंने वो पोस्ट डाली, उस पोस्ट को कुछ लोगों ने लाइक भी किया। तो जैसे ही वो पोस्ट डाली, तो जो वहां के लोग थे जिनको उस पर्टिकुलर पोस्ट से दुख हुआ या फिर उनको गुस्सा आया, अनॉय हुए वो या फिर ऑफेंड हुए वो, उस ऑफेंसिव मैसेज के चक्कर में उन लोगों ने वो कंप्लेंट दर्ज करवाई, एंड इमीडिएटली द फीमेल वाज अरेस्टेड। श्रेया सिंघल को अरेस्ट कर लिया गया, एंड उनकी जो पोस्ट को जिसने लाइक किया था उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। तो ये काफी एकदम से बवाल मचा के हाउ कैन अ पर्सन बी अरेस्टेड ओनली वेयर शी हैज
एक्सरसाइज हर फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और किसी ने उनको गिरफ्तार कर लिया, तो एक सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया और फंडामेंटल राइट की बात थी, तो इंटरप्रिटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट हुई, और इस चीज को करेक्ट करते हुए सरकार ने लेटर ऑन सेक्शन 66A को स्ट्रक डाउन कर दिया, राइट। इट वाज अंडरस्टूड एज अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट का स्टांस क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला देखो पहली बात तो यह है कि ये फ्री स्पीच है, अगर मुझे आपकी कोई चीज पसंद नहीं आई तो मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता हूं, इट इज नॉट हार्मफुल एनीमोर, राइट। ये किसी तरीके से हार्मफुल नहीं है। इन दैट केस जो फ्री स्पीच और फ्री एक्सप्रेशन है, दैट इज कोर टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन ऑफ द कंट्री, एंड हेंस सेक्शन 66A वाज लेटर स्ट्रक डाउन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट केस हुआ, जिसके कारण ये सब चीजें और भी ज्यादा लाइमलाइट में रही। फिर 2008 के बाद जो मेजर पॉलिसी शिफ्ट हमें देखने को मिला है, वो मेजर पॉलिसी शिफ्ट देखने को मिला है 2021 में। अगर हम देखें काफी लंबा समय है, 2008 में जो चेंजेस आए, 2008 के चेंजेस के बाद श्रेया सिंघल केस हुआ, 2015 में श्रेया सिंघल केस के बाद जो मेजर चेंजेस आए हैं वो आए हैं 2021 में। 2021 ऑल्सो वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, काफी सारे इंपॉर्टेंट रूल्स थे जिनके बारे में बातचीत यहां पर हुई। प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि इंटरमीडियरीज को किस तरह से मैनेज किया जाए। इंटरमीडियरीज मतलब काफी सारी वैसी कंपनीज जो ऑनलाइन स्पेस में काम कर रही हैं, खुद इन्वॉल्व नहीं है, बट उनके प्लेटफॉर्म को यूज करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स कंट्री फेस कर रही है। हेट स्पीच के मुद्दे हैं, इसके अलावा फेक इंफॉर्मेशन के मुद्दे हैं, मिस इंफॉर्मेशन के मुद्दे हैं, जेनोफोबिया के मुद्दे हैं। इन सब प्रॉब्लम से, रेडिकलाइजेशन के मुद्दे हैं, इन सब प्रॉब्लम से कैसे डील किया जाए। सो गवर्नमेंट ने इंटरमीडियरीज को भी डिवाइड करने का काम शुरू कर दिया। सरकार ने बोला कि देखो जो तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर भारी भरकम लेवल पे लोग जुड़े हैं, उनको अलग तरीके से ट्रीट करेंगे, जो थोड़े से कम यूज्ड पोर्टल्स हैं उनको किसी अलग तरीके से हम मैनेज करेंगे। सो बेसिकली इंटरमीडियरीज को ही दो तरीके से देखा गया, दो हिस्सों में बांटा गया। फॉर एग्जाम्पल, एक ग्रुप बनाया गया स्टैंडर्ड इंटरमीडियरीज का, और एक ग्रुप बनाया गया सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज का। तो दो तरह के इंटरमीडियरी ग्रुप बने, जैसे कि कुछ स्टार्टअप्स थे जो अभी नए नए थे, जिनके पास ज्यादा भारी यूजर बेस नहीं था, कंपैरेटिवली स्मॉलर यूजर बेस था। उनको बोला गया कि आपने हमारी बेसिक ड्यू डिलिजेंस करनी है, जो हम आपको जो भी हिदायतें देंगे, whatever the government will ask you to do, complete that due diligence, right? बट अगर आप एक सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी हैं, जहां पे लाखों करोड़ों लोग आपके प्लेटफॉर्म को डेली यूज कर रहे हैं, जो बड़े इजीली इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उन प्लेटफॉर्म्स के लिए जिनका लार्जर यूजर बेस है, उन लोगों को सरकार ने बोला कि आपके साथ हमारी ड्यू डिलिजेंस थोड़ी सी एनहांस तरीके से होगी, भारी होगी, तो आपको रेगुलरली काम करना पड़ेगा और आपकी डायरेक्ट लायबिलिटी होगी। आपकी डायरेक्ट लायबिलिटी क्यों होगी? क्योंकि गवर्नमेंट बोलती है कि अगर ज्यादा लोग एक तरह से प्रभावित हो पाए आपके प्लेटफॉर्म को यूज करके, तो आपके प्लेटफॉर्म का गलत यूज हमारे कंट्री के लिए नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा क्रिएट कर सकता है। तो आपकी लायबिलिटी ज्यादा होगी, आपको ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, आपकी ड्यू डिलिजेंस ज्यादा बेहतर और ज्यादा एनहांस तरीके से होगी। तो हमें शिफ्ट ऑफ फिलॉसफी देखने को मिली इस पर्टिकुलर 2021 के पीरियड में। फ्रॉम सेफ हार्बर टू कंडीशनल इम्यूनिटी की बात सरकार ने करनी शुरू कर दी कि इम्यूनिटी देंगे, बट इम्यूनिटी किस पे डिपेंड करेगी? आपकी ड्यू डिलिजेंस के ऊपर। अगर जो कहा गया आपने नहीं पूरा किया, तो फिर आपको सेफ हार्बर प्रोटेक्शन हम नहीं देंगे, आपको भी FIR के अंदर आपका नाम भी आएगा। 2021 के रूल्स के मुताबिक सरकार ने बहुत सारे काम करने को बोले प्लेटफॉर्म्स को। फॉर एग्जांपल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमेशा एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर रहेगा जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा कि आपके हमारे जितने भी IT एक्ट के रूल्स हैं उन सबसे आपका प्लेटफॉर्म जो हो वो कंप्लाई करता रहे। आपके पास हमेशा 24/7 एक ग्रीवियंस ऑफिसर होगा, ये 24/7 काम करेगा और 24/7 ये एड्रेस करेगा जो भी यूजर की कंप्लेंट्स होंगी। तो यूजर को कोई भी दिक्कत है वो डायरेक्टली आपके पास कांटेक्ट करे, बट आपने ग्रीवियंस ऑफिसर की ड्यूटी लगानी है, वो हमेशा जल्दी से जल्दी कंप्लेंट्स को एड्रेस करता रहे। तीसरी चीज, एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ने कुछ भी काम करवाना है, लेट्स से फेसबुक या फिर मॉडर्न डे मेटा, तो अगर फेसबुक जैसा भारी प्लेटफॉर्म, फॉर एग्जांपल आज तो इंस्टाग्राम भी मेटा के अंडर ही है, तो मेटा का एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन होगा जो
हमारे साथ फेसबुक के ऊपर कोई भी चैलेंज हो, गवर्नमेंट के पास इंस्टाग्राम को लेकर कोई भी चैलेंज हो, कोई ऐसी वीडियो हो, कोई ऐसी फेक न्यूज हो, कोई ऐसी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन हो जो इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पड़ी है, तो नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन हमारा इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ लगातार कोऑर्डिनेशन में रहेगा। सरकार ने कुछ भी कभी भी डिलीट करवाना हो, इमीडिएटली एक्शन लेना हो, तो ही मस्ट बी देयर एट ऑल टाइम्स 24/7। और ये जो नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन होंगे या फिर ग्रीवेंस ऑफिसर्स होंगे या फिर कंप्लायंस ऑफिसर्स होंगे, दे मस्ट बी रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, ताकि अगर कोई गड़बड़ हो तो इनको भी दोषी ठहराया जा सके। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से चैलेंजेस जिस जैसे जैसे बढ़ते रहे, एक्ट किस तरीके से अपनी शेप लेता रहा है और एवर चेंजिंग रहा है। 2021 में सरकार ने और बहुत अच्छे काम किए। सबसे पहली बात, अगर किसी ने कोई फेक न्यूज, कोई फेक इमेज, कोई फेक वीडियो कुछ भी ऐसी अपलोड करी है, तो वो फेक इमेज, फेक वीडियो जिस इंसान ने पहली बार अपलोड करी उसको बोला जाएगा द फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो सरकार बोलती है कि जब भी कोई फेक इमेज अपलोड करता है तो उसके साथ साथ एक मेटा डेटा चलना चाहिए। देयर शुड बी सम इंफॉर्मेशन जो उस इंसान की लोकेशन, उस समय का वक्त जो भी है, वॉट एवर इंफॉर्मेशन कैन बी देयर, वो मेटा डेटा अटैच हो। और जो भी इंटरमीडियरीज हैं, दे मस्ट बी एबल टू ट्रेस द फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो सीरियस ऑफेंसेस के केस में अगर कोई सीरियस ऑफेंस हुआ है, जैसे कि अगर कोई ऑफेंस सॉवरेनिटी को ठेस पहुंचाता है, सिक्योरिटी पैरामीटर को हिलाने की कोशिश करता है, रेप जैसे किसी तरीके से क्राइम के अंदर कोई इंसान पकड़ा जाता है, तो ट्रेसेबिलिटी होनी चाहिए फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ द इंफॉर्मेशन की। सरकार ने बोला 2021 में ये सारे इंटरमीडियरीज को ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात, उस समय पर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी आ चुके थे, बट दे वर लार्जली अनरेगुलेटेड, राइट। और डिजिटल न्यूज भी बहुत ज्यादा स्प्रेड होने लगी थी जो कि काफी हद तक अनरेगुलेटेड थी। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी सरकार ने बोला कि आप एज रेटिंग्स दो, अपने कंटेंट में एज रेटिंग्स डालो, कौन सा कंटेंट 18+ है, कौन सा कंटेंट 16+ है, कौन सा चिल्ड्रन फ्रेंडली कंटेंट है, क्लियरली इसको कैटेगराइज करो ताकि बच्चों तक एक लेवल का कंटेंट पहुंचे। किसी तरह का अडल्ट कंटेंट बच्चों तक नहीं पहुंचना चाहिए। इसी के अलावा डिजिटल न्यूज कोड, जिसमें कोई भी कल को कुछ भी बोल सकता है ऑनलाइन आकर, सरकार ने बोला कि डिजिटल न्यूज कोड होना चाहिए, कोड ऑफ एथिक्स के हिसाब से जो ट्रेडिशनल मीडिया यूज करता है उसी सिमिलरिटी से जो डिजिटल न्यूज मीडिया है वो भी वैसे ही काम करे। सो 2021 अ मेजर शिफ्ट इन पॉलिसी, मेजर शिफ्ट इन पॉलिसी। और इस मेजर शिफ्ट के बाद चीजें बहुत मुश्किल होने लगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या इंटरमीडियरीज के लिए, काम काफी ज्यादा बढ़ गया। बट यहां पर भी कहानी खत्म नहीं हुई। इवन आफ्टर 2021 एक एरिया अभी भी पेंडिंग था। वो एरिया कौन सा था? वो एरिया था गेमिंग एप्स का। चैलेंज क्या था? चैलेंज था बेटिंग, चैलेंज था ऑनलाइन बेटिंग या ऑनलाइन स्कैम्स, ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स जो कि कुछ गेमिंग एप्लीकेशंस के थ्रू हो रहे थे। सो इस चैलेंज को सरकार ने बोला कि हमें किसी भी प्रकार की बेटिंग ऐप को चलने नहीं देना। तो यहां पर एक बहुत बड़ी डिबेट शुरू हो गई। उस डिबेट का नाम था गेम ऑफ चांस वर्सेस गेम ऑफ स्किल। गेम ऑफ चांस वर्सेस गेम ऑफ स्किल। तो यहां पर डिबेट क्या थी कि जो भी ऐसी ऐप है जो कि चांसेस के ऊपर ना प्ले करे, जिसमें फाइनेंशियल नुकसान किसी का भी हो सकता है क्योंकि चांस है, सिर्फ लक के ऊपर ना चले, तो जितनी भी ऐसी एप्स हैं जो चांस के ऊपर चलती हैं उनमें फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा हैं, ऐसी एप्स को सरकार नहीं चलने देगी। बट जिन पर्टिकुलर एप्लीकेशंस में कोई भी गेम है वो गेम स्किल की है, अगर गेम स्किल की है तो सरकार बोलती है वो हम अलाउ कर देंगे। तो यहां पर एक डिबेट शुरू हुई थी, आपको मालूम होगा ड्रीम 11 के ऊपर बातचीत उठी थी कि सर ड्रीम 11 भी तो एक तरह की बेटिंग है। तो ड्रीम 11 को क्यों आज भी अलाउ करती है सरकार? क्योंकि सरकार के अंदर ये प्रूव किया गया है कोर्ट में कि इट इज नॉट अ गेम ऑफ चांस, रादर इट इज अ गेम ऑफ स्किल। एंड हेंस स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप फाइनेंशियल गेन ले सकते हैं या नहीं। तो जिसके पास स्किल है उसका फायदा होगा ही होगा, चांस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। सो 2023 में सबसे बड़ा चैलेंज था गेम और गेमिंग एप्स को कैसे रेगुलेट करें। सो 2023 मार्क्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ सम चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू गेमिंग एप्स। और गेमिंग एप्स के लिए सरकार ने बोला कि देखो हमारे पास तो कोई तरीका नहीं है, जिस तरह से मीडिया सेल्फ रेगुलेटेड है उस तरीके से सारी गेमिंग एप्लीकेशंस भी सेल्फ रेगुलेटेड होनी चाहिए। सो
सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी वेरिफिकेशन को अंजाम दिया और सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी मैकेनिज्म के थ्रू सारी गेमिंग एप्स को बोला आप सब इसका मेंबर बनिए, और अगर आप खुद किसी चीज को अलाउ करते हैं, नॉन अलाउ करते हैं, वॉट एवर यू डू, ये सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी ही डिसाइड करेगी। सो कोई भी ऐसी गेम जिस गेम के अंदर बेटिंग है, जिस गेम के अंदर फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, हम उस पर्टिकुलर गेमिंग ऐप को बंद करवाएंगे और ये सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी ही डिसाइड करेगी। सो आपके एरिया को आपने खुद मैनेज करना है। सो मल्टीपल चीजें और ऐड करी गई, जहां पर भी पैसे की बातचीत होगी वहां पर गेम ऑफ स्किल अलाउड होगी सिर्फ, जैसा मैंने अभी डिस्कस किया। केवाईसी होना ही होना है, अगर ये दोनों चीजें हो रही हैं तो वो ऐप आपकी परमिटेड होगी, आप वो चीजें करवा सकते हैं, राइट। तो ये सब चीजें जो थी ये 2023 के अंदर ऐड हुई। सो अगेन वी आर कमिंग टू द पॉइंट वेयर वी आर डिस्कसिंग कि हाउ द आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और गवर्नेंस हैज शेप्ड। सो 2023 entirely dedicated to gaming apps। 2023 के बियॉन्ड क्या चैलेंज रहा है जो अभी दोबारा से अमेंडमेंट हुई है? इट इज द राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। करंट प्रॉब्लम क्या है? करंट प्रॉब्लम है एआई जनरेटेड सिंथेटिक कंटेंट। एआई जनरेटेड कंटेंट जिसको रेगुलेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया पे अगर कोई चीज वायरल हो जाए तो वो किस प्रकार स्प्रेड होती है, इसको रोकने का कोई तरीका ही नहीं है। इन दैट केस गवर्नमेंट कॉन्शियसली हैज नाउ बीन प्लानिंग कि हम एआई जनरेटेड कंटेंट को कैसे हैंडल करें। तो एआई जनरेटेड कंटेंट की जब बात होती है तो उसके लिए रेगुलेशन कैसी लेकर आए, उसके लिए लेबलिंग किस तरह से करवाएं, लायबिलिटी क्या डालें प्लेटफॉर्म के ऊपर, ऐसे कंटेंट से बचने का क्या तरीका हो सकता है। ऑल ऑफ दिस आर क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन डेल्ट विद इन 2026। लेटेस्ट अमेंडमेंट क्या बोलती है? लेटेस्ट अमेंडमेंट बोलती है कि पहली बात, एआई जनरेटेड कंटेंट भी आईटी रूल्स का हिस्सा है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोई इंसान वहां पर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी पिक्चर है, अगर कोई एक एआई लेवल पिक्चर है जो कुछ जिसके थ्रू मैं बोलना चाहता हूं, तो ठीक है, वो कोई पकड़ तो सकते नहीं हम उसको, कौन है वो इंसान। इट कैन बी रैंडमली अ पिक्चर मेड फ्रॉम गॉड नोज वेयर। इन दैट केस गवर्नमेंट चाहती है कि ओरिजिनेटर ऑफ द इंफॉर्मेशन को पकड़ा जाए, उसके अगेंस्ट मुकदमा हो और उसको ही सजा मिल जाए। तो ओरिजिनेटर ऑफ द इंफॉर्मेशन को पकड़ा जाएगा, इसलिए आईटी रूल्स के अंदर अब एआई जनरेटेड कंटेंट भी डाल दिया गया, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर कोई भी एआई जनरेटेड कंटेंट है, अब सरकार क्या बोलती है, उसको लेबल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आपके ऊपर आईटी एक्ट के अंदर पर्चा दर्ज हो सकता है। इन दैट केस प्लेटफॉर्म्स मस्ट वाटरमार्क और लेबल सिंथेटिक कंटेंट टू वार्न यूजर्स। हर पिक्चर जो भी एआई जनरेटेड है उसके कहीं ना कहीं वाटरमार्क हो कि दिस कंटेंट इज एआई जनरेटेड, इट शुड नॉट बी मिसलीडिंग। इसके साथ साथ लाइबिलिटी प्लेटफॉर्म की क्या है, ये इंटरमीडियरीज हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सोए रहे, they cannot be ignorant, they also need to understand what kind of content is floating around on their platform, and in that case they must be able to act on all the AI related content। इनके पास अगर अथॉरिटी है तो इनके पास पूरी अथॉरिटी हो कि AI कंटेंट जो मिसलीडिंग हो उसको डिलीट करें। सो ये एक मेजर पॉलिसी शिफ्ट है। मेजर पॉलिसी शिफ्ट एक तो ये कि इसमें इतनी सारी चीजें ऐड हुई हैं। दूसरा पॉलिसी शिफ्ट क्या है, पहले ऐसे कंटेंट को रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट 36 घंटे दिया करती थी, 36 आवर्स टू रिमूव सच कंटेंट, व्हिच हैज नाउ श्रंक ड्रास्टिकली। लुक हाउ डिफिकल्ट नाउ इट विल बी फॉर ऑल द इंटरमीडियरीज। अब यही काम इनको जो भी फ्लैग्ड इंफॉर्मेशन, फ्लैग्ड डेटा होगा, डीप फेक्स होंगी, हार्मफुल कंटेंट होगा, दे विल ओनली गेट 3 hours to remove such content. So now it is not with respect to the due diligence which is more important. Due diligence तो करनी ही करनी है। इस केस में speed is the new compliance metric. So IT Act के अंदर जो latest amendments आई हैं, it has brought this to the picture कि 36 घंटे से टाइमलाइन को सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे पे कर दिया है। इसका मतलब जो भी IT इंटरमीडियरीज हैं, they have to be very 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 vigilant at all times। किसी भी समय ऐसी कोई गलती हुई तो दे विल बी लायबल, इनके लिए और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, इसमें एक चीज मैं और ऐड करूंगा। वो एक चीज मैं क्या ऐड करूंगा कि जब हम कई बार देखते हैं ना कि इस केस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सो इसमें एक चीज की डिस्कशन रहेगी जो हम डिस्कस अभी यहां पर कर सकते हैं। 2023 में यहां पर फैक्ट चेक यूनिट मेंशन्ड है।
तो इसके बारे में भी मैं अभी बात कर लेता हूं ताकि सारा A to Z ही चर्चा खत्म हो जाए। सो 2000 में आईटी एक्ट आया, क्विक रिवीजन। आईटी एक्ट इनिशियली एनेबलर का काम कर रहा था, लीगल रिकॉग्निशन दे रहा था, राइट। उसके बाद 2008 में कुछ चीजें बदली, साइबर फ्रॉड बढ़ा, तो साइबर फ्रॉड के अगेंस्ट डेफिनेशन को, आईटी एक्ट को थोड़ा स्ट्रेंथन किया। 2021 में बहुत सारे नए नए चीजें ऐड कर दी, ट्रेसेबिलिटी का क्लॉज डाल दिया, ग्रीवियंस ऑफिसर, कंप्लायंस ऑफिसर, बहुत सारी चीजें बोली गई इंटरमीडिएट्स को करने के लिए। 2023 में हमने देखा गेमिंग एप्स को बोला गया कि बेटिंग नहीं होनी चाहिए, गेम ऑफ स्किल वर्सेस गेम ऑफ चांस की डिबेट शुरू हुई। ड्रीम 11 का हमने एग्जांपल लिया वहां पर। इसी दौर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक और चीज बोली कि हम एक फैक्ट चेक यूनिट बनाएंगे। वो फैक्ट चेक यूनिट बेसिकली गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर सही है गलत है, वो फैक्ट चेक यूनिट ही बताएगी व्हाट इज ट्रू व्हाट इज नॉट ट्रू। तो इसके साथ साथ सरकार ने पीआईबी को बोल दिया कि यही जो पीआईबी बोलेगी दैट विल बी एब्सोल्युटली ट्रू, इसके अलावा कोई और इंफॉर्मेशन नहीं डाल सकता। अगर कोई इंफॉर्मेशन किसी ने डाली जो पीआईबी के अकॉर्डिंगली सही नहीं है तो वो डिलीट कर दी जाएगी, वो कंटेंट को रिमूव करा जाएगा इंटरमीडिएरीज के द्वारा। सो इस चीज के ऊपर फिर आवाज उठी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली बोला कि देखो, पहली बात तो कोई क्या लिखना चाहे दैट अगेन falls under the category of freedom of speech and expression, पहली चीज। दूसरी चीज, गवर्नमेंट cannot be the ultimate authority to judge what is true what is not true। सो गवर्नमेंट तो ऐसे कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलने देगी। अगर गवर्नमेंट की कोई निंदा करना चाहे तो गवर्नमेंट तो वो भी रुकवा देगी कि ये इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, इसको डिलीट करो। अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई बातचीत करना चाहे सरकार उसको भी डिलीट कर सकती है। सो काफी सारी चर्चा होने के बाद पीआईबी की ये फैक्ट चेक यूनिट को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दी कि अभी ये ऑपरेशनल नहीं हो सकती, और उसके बाद फिर बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इसको स्ट्रक डाउन कर दिया। तो अभी के लिए फैक्ट चेक यूनिट जिसके बारे में बहुत चर्चा हुआ करती थी 2024-25 में, इट हैज नाउ बीन स्ट्रक डाउन। तो अभी एज सच ऑपरेशनल नहीं है। सो ऑल दीज थिंग्स सेड एंड डन, 2023 में मल्टीपल एफर्ट्स किए गए एंड वहां से कहानी पहुंची 2026 तक, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं कि कोई भी एआई लेबल्ड कंटेंट होगा उसके अंदर वाटर मार्किंग होगी, और 36 घंटे से उस कंटेंट को डिलीट करने का जो टाइमलाइन है इट हैज नाउ बीन रिड्यूस्ड टू ओनली 3 hours। आई होप विद दिस लेक्चर you have been able to understand the entire journey from 2000 to 2026। I hope पूरी जर्नी क्लियर हुई होगी। कोई भी डाउट है, कोई भी कंसर्न है, चैट बॉक्स में लिखो या कमेंट सेक्शन में लिखो। I will personally reply to each and every comment that I see। God bless you all। For more such videos, please subscribe to our channel। See you।